बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, और उसके बाद अब हमने आगे चलना है और मज़ीद देखना है कि रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस। रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे हम इसमें देखेंगे कि लाइट क्या है, लाइट का रोल क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, कौन सी वेवलेंथ की लाइट है जो कि विजिबल लाइट होती है, और इसी तरह से किस वेवलेंथ की लाइट को जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, और उसके बाद हम आगे चलकर देखेंगे कि एक्शन स्पेक्ट्रम किस तरह से बिल्टअप होगा, और फिर उसके बाद हम इनका आपस में कंपैरिजन भी करेंगे। तो सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स क्या मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइट। लाइट है क्या? लाइट के बारे में आपको मालूम हो कि लाइट क्या है। इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। किसकी फॉर्म है? एक एनर्जी की फॉर्म है। इसको हम क्या कहते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का नाम भी दिया जाता है, और इसी तरह से इसको और दूसरा नाम आप क्या देते हो? रेडिएशंस। इनको आप रेडिएशंस भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ लाइट? इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और रेडिएशंस का नाम देते हैं। सबसे पहले एक अहम चीज़ आपको मालूम हो कि फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, यानी फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है? इसके बारे में, फुल रेंज के बारे में हमें मालूम हो। जो फुल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इसको हम कहते क्या हैं? ये बेसिकली कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का नाम देंगे। हम इसका कुछ पार्ट यहाँ पे शो करेंगे, और फिर उसके बाद हम आगे चलकर देखेंगे कि इसमें हमारा कंसर्न किस पार्ट के साथ है, किसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से हमारा ज़्यादा वास्ता पड़ता है, ख़ास तौर पर किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे हमने शो करना है क्या चीज़ के स्पेक्ट्रम का एक ख़ास रेंज हम शो कर रहे हैं। यहाँ पे ख़ास एक रेंज हम शो करेंगे। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली बीच में हम यहाँ पे ये शो कर रहे हैं, ये जो रेंज यहाँ पे क्या है बेसिकली, इसका हम विजिबल पार्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। बाकी इसमें कुछ इसमें जो और इसमें रेडिएशंस है उसका भी आपने यहाँ पे रेफरेंस देना होगा। यहाँ पे ये मिसाल के तौर पर गैमा रेज हम शो कर रहे हैं, फिर इसी तरह से यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं? एक्स रेज शो कर रहे हैं, फिर इसी तरह से यहाँ पे आप क्या शो कर रहे हैं? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस की बात करते हो। ओके, फिर इस तरफ आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगी? IR यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस मिलेंगी। फिर आगे चलेंगे आपको क्या मिलेगा? इसमें रेडार, और फिर इसके बाद यूँ इस तरह आगे चलते जाएं तो आपको इसमें FM, और आगे मज़ीद जाएं तो फिर इसमें आपको ये शॉर्ट वेव भी मिलती है, शॉर्ट वेव, और भी आगे चले जाएं तो AM वगैरह आ जाएगा आगे चलकर। तो लिहाजा ये सिर्फ हमने शो किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और इसका जो ये विजिबल पार्ट यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये आपके पास इसका इसमें से विजिबल पार्ट यहाँ पे शो करेंगे। विजिबल पार्ट ये जो है इसका बेसिकली विजिबल पार्ट हमने यहाँ पे शो किया है। यहाँ पे वेवलेंथ शो करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम शो कर रहे हैं 400, 450, इसी तरह से 500
550, इसी तरह से 600, 650 और यहाँ पे हम क्या शो कर रहे हैं 700। अब देखिए इसमें हाँ हम डिवाइड करेंगे इसको डिफरेंट वेवलेंथ्स के हिसाब से कलर्स में। इस रेंज में वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, फिर इसके बाद आएगा ग्रीन, फिर इसके बाद येलो और फिर इसके बाद क्या आएगा ऑरेंज, और उसके बाद आखिर में क्या आ जाएगा रेड। वेबगायर पूरा बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं वेबगायर। ये 7 कलर्स पूरे हो जाते हैं। तो वेवलेंथ बेसिकली किस चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रही होती है, इन डिफरेंट कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। तो ये बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं विजिबल लाइट का नाम देते हैं। ये वो पार्ट है जिसको हमारी आइज़ जो है डिटेक्ट कर सकती हैं, इसको आप विजिबल लाइट का नाम देते हैं। अब ये जो लाइट है जो कि डिफरेंट इसमें देख सकते हैं, इसकी वेवलेंथ डिफरेंट है, वेवलेंथ के हिसाब से इनके कलर्स हैं। तो यहाँ पे हमने आगे चलकर मज़ीद ये भी देखना होगा कि क्या जो लाइट सनलाइट जो कि लीफ की सरफेस पर आती है क्या वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होती है, और अगर नहीं होती तो कितनी एब्जॉर्ब होती है, और एब्जॉर्ब होती है तो उसमें से उसकी कौन सी वेवलेंथ जो होती है वो एब्जॉर्ब स्पेसिफिकली फोटोसिंथेटिक पिगमेंट किस हद तक उसको एब्जॉर्ब करेंगी और किस हद तक वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये भी हमें इन चीज़ों के बारे में भी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले देखें लाइट के बारे में, आपको मालूम हो कि लाइट जो है बिहेव्स करती है एज किस सूरत में, ये वेव्स की सूरत में भी बिहेव करती है और इसी तरह से ये पार्टिकल्स की सूरत में भी बिहेव करती है। और पार्टिकल्स की जब बात करते हैं तो पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, फोटोन कहलाते हैं। इनको हम क्या कहते हैं पार्टिकल्स का नाम देते हैं। तो लिहाजा हम यहाँ पे हमारा जो कंसर्न होगा, याद रखिएगा कि हमारा जो कंसर्न होगा वो किसके साथ होगा, मेनली पार्टिकल्स के साथ होगा। यानी कि जो लाइट जो कि पार्टिकल यानी फोटोन जो होते हैं ये बेसिकली इसमें इतनी पावर होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को बूस्ट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे हमने लाइट को विद रेफरेंस टू फोटोन लेना होगा। अब देखिए हमने बताया कि ऑल द लाइट फॉलिंग, जितनी भी लाइट गिरती है किस पे, ऑन द सरफेस ऑफ प्लांट या लीफ पे, ये सारी की सारी एब्जॉर्ब नहीं होती। कितनी एब्जॉर्ब होती है, ओनली 1% इज ऑब्जॉर्ब, ओनली 1% इज एब्जॉर्ब्ड। कितनी लाइट सनलाइट से ज़मीन तक पहुंचती है वो डिफरेंट डाटा हमें मिलता है, कहीं 37%, कहीं 40% दिया हुआ है, लेकिन ओनली 1% जो होती है दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड। ये सिर्फ 1% एब्जॉर्ब होती है। रेस्ट क्या होगी, बाकी रिमेनिंग लाइट क्या होगी, रिमेनिंग लाइट के बारे में आपको मालूम हो, रेस्ट जो होगी लाइट दैट मे बी, ये क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है या फिर ट्रांसमिटेड, मे बी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। बाकी लाइट जो होगी वो क्या होगी, या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगी या फिर क्या हो जाएगी, इट विल बी ट्रांसमिटेड, ये फिर ट्रांसमिटेड हो जाएगी। ये भी आपको क्लियर हो। अब देखें इसमें जब हम ओवरऑल लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ जाते हैं, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि जो लो वेवलेंथ है, यानी यहाँ से हम शुरू करें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, या इस तरफ से आगे जा रहे हैं, आगे रेड की तरफ जा रहे हैं। लो वेवलेंथ जो होती है की लाइट जो होगी इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। इधर पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी का लेवल जो भी है, ये एनर्जी लेवल यहाँ पे है। तो जैसे जैसे आप ये लो वेवलेंथ से हाई वेवलेंथ की तरफ जाएंगे, हाई वेवलेंथ की तरफ जाएंगे तो एनर्जी लेवल क्या होता जाएगा, ये एनर्जी लेवल लो होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, जितनी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी उसमें कम होगी। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट्स कि एनर्जी लेवल का भी, क्योंकि आगे चलकर जब हम इसमें एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम को कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा अहम पॉइंट है, हमें इससे आगे जाकर इसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना होगा कि किस तरीके से हम उसमें डिफरेंसेस भी शो कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और एक्शन स्पेक्ट्रम में। तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। नाउ वी विल सी
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं स्टूडेंट्स के द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, द पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम absorbed by chlorophylls, absorbed by chlorophylls is called absorption spectrum. इसको आप क्या कहोगे? absorption spectrum का नाम दोगे। इसी तरह से इसको इस तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है, यानी इसको हम कहेंगे अ ग्राफ, यानी अ ग्राफ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, और एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्या होगा? वेवलेंथ्स, different wavelengths. The graph of the absorption of light of different wavelengths by a pigment. इसको क्या कहोगे? is called absorption spectrum. तो ये भी इसकी एक डेफिनेशन आ जाती है किस चीज़ की? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब देखिए इसमें हम क्या बता रहे हैं कि पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल्स इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या फिर हम इसके लिए बाकायदा क्या करते हैं? ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें हम बताते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हो रहा है डिफरेंट वेवलेंथ्स यानी कलर्स के हिसाब से बाय पिगमेंट, पिगमेंट वही फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बात आ जाएगी, इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसको आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का नाम दोगे। अब इसके लिए याद रखना बच्चों कि एक इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ होता है वो क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है? बाकायदा इंस्ट्रूमेंट है ये। आपने ये टेक्निक्स इन बायोलॉजी में शुरू में जब यूनिट नंबर 1 था उसमें भी इसको थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है, यानी आप ऐसे नॉर्मली सिलेबस में भी ये चीज़ पढ़ते हो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे देखा जाता है कि मेजर किया जाता है कि रिलेटिव एबिलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स की रिलेटिव एबिलिटीज़ चेक की जाती है कि वो एब्जॉर्ब करती है डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को, किस वेवलेंथ की लाइट को किस हद तक एब्जॉर्ब करती हैं। हमें कैसे पता चलेगा? बाय यूज़ ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो लिहाजा ये इंस्ट्रूमेंट बाकायदा यूज़ किया जाता है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि किस तरह से कौन सी वेवलेंथ की लाइट किस हद तक एब्जॉर्ब हो रही है। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल का ख़ास तौर पे आप देखिए, अगर हम जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल के बारे में अगर हम देखें तो हमें क्या पता चलता है? ये इंडिकेट क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम किस में होती है? कि इस एब्जॉर्प्शन जो है इज मैक्सिमम इन blue and red part, blue and red part of the spectrum, विजिबल स्पेक्ट्रम की किस पार्ट पे? ब्लू और रेड पार्ट में जो होती है एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है किसकी? ये क्लोरोफिल्स की। और 2 एब्जॉर्प्शन पीक्स जो आपको मिलती हैं, 2 एब्जॉर्प्शन पीक्स जो आपको मिलती हैं वो क्या है? इसमें ये आपको पता होना चाहिए, यानी 430, और फिर उसके बाद दूसरी पीक जो आपको मिलती है दैट इज़ 670 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ। ये आपको 2 क्या मिलेंगी? पीक्स मिलती हैं, यानी एक कहाँ पे 430
कि किस तरफ आएगा, टुवर्ड्स द ब्लू, और फोर्स 670 का आएगा टुवर्ड द रेड आएगा। तो लिहाजा ये आपको पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। जबकि तीसरा जो रेफरेंस आप देते हो यानी पिगमेंट्स के अलावा यानी क्लोरोफिल्स के अलावा, फिर अगला जो आपको रेफरेंस देना है वो किसका देना होता है, एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स, एब्जॉर्प्शन पीक्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। अब जो एब्जॉर्प्शन पीक है किस चीज़ का, कैरोटीनॉइड्स का, ये डिफरेंट होता है फ्रॉम क्लोरोफिल्स, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल्स, ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। यानी हम एक रेंज इसकी बता दें कि बिटवीन 430 टू 470 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ, तो ये ज़रा सा डिफरेंट होता है। तो लिहाजा अब हमें पता चला कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल का क्या है, किस रेंज में है, और इसी तरह कैरोटीनॉइड्स के बारे में हमें पता चलता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन पीक्स क्या हो सकती हैं। तो डेफिनेटली ये तो सारा हमने थ्योरेटिकली चीज़ बताई है। अब इसको हमने क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देनी है, और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बच्चों हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। तो उसके बाद हम जब आएंगे ना एक्शन स्पेक्ट्रम की तरफ, हम देखेंगे कि जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है आया वो इफेक्टिव है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और नॉट। तो फिर हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तो फिर उससे हमें मज़ीद आइडिया होगा कि किस वेवलेंथ की लाइट किस हद तक इफेक्टिव है टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एज वेल। तो लिहाजा अब हमने क्या करना है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे देनी है। जी स्टूडेंट्स देखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम शो कर रहे हैं किस चीज़ की, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, और ख़ास तौर पे हमने इसमें जो पिगमेंट्स को फोकस किया है इसमें आपके सामने है ये क्लोरोफिल, ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रही है क्लोरोफिल ए को, इसी तरह से ये ग्रीन लाइन इंडिकेट कर रही है क्लोरोफिल बी को, और ये रेड लाइन इंडिकेट कर रही है किस चीज़ को, कैरोटीनॉइड्स को। तो इस ग्राफ में आप गौर से देख सकते हैं बच्चों कि ख़ास तौर पर जब हम बात करते हैं क्लोरोफिल ए की, क्लोरोफिल बी की, ये एब्जॉर्प्शन पीक्स कहलाती हैं, ये एब्जॉर्प्शन पीक्स कहलाती हैं क्लोरोफिल ए की, ये किसकी है, क्लोरोफिल बी की है। इसमें आप देखिए ये क्लोरोफिल ए की है और ये क्लोरोफिल बी की है। तो इन पीक्स का आपने ख़ास तौर पर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ख्याल करना है कि जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि इन जनरल बात करते हैं कि क्लोरोफिल्स ए और बी जो है ये वॉयलेट ब्लू पार्ट और ऑरेंज रेड पार्ट स्पेक्ट्रम की जो लाइट होती है इसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ये हम जनरली पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पर बच्चों पहला जो पॉइंट आपने नोट रखना है वो ये रखना है कि अगर हम ये कौन सी रेंज कहलाती है, ये आप देखते हैं वायलेट ब्लू रेंज आ जाती है ये यहाँ पे। इस रेंज में अगर आप देखें तो क्लोरोफिल ए कम एब्जॉर्ब कर रही है, परसेंटेज ऑफ एब्जॉर्प्शन कम है किसका, क्लोरोफिल ए का एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी जो कि ज़्यादा है किस, इस रेंज में। अब इसी तरह ऑरेंज रेड की तरफ जाए बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन पीक यहाँ पे आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफिल बी। तो ये पॉइंट बड़ा अहम है जो आपको नोट करना है। और इसी तरह से आप देखें कि जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट है इसके बारे में आप देखें कि ये वायलेट ब्लू पार्ट ये आगे तक कवर कर रहा है, अगली तक वेवलेंथ यानी कहाँ तक ये पहुँची हुई है वेवलेंथ किसकी, रेड की। आप गौर कर सकते हैं 500 को भी एक्सीड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रेंज वायलेट ब्लू से आगे तक है, ये 500 को जब टच कर रही है इससे आगे आ रही है, तो इसका मतलब इसमें येलो लाइट भी आ जाती है, ये भी इसको भी ये आगे जाकर ये कवर कर रहा है। तो इस तरह से कैरोटीनॉइड्स चूँकि हमने कहा है तो आप ऑब्वियसली इसमें डिफरेंट पिगमेंट्स है वो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए कि डिफरेंट पिगमेंट जो होती है जिनका ताल्लुक कैरोटीनॉइड से है इनकी एब्जॉर्प्शन पीक क्या है। तो इस तरह सबसे अहम चीज़ तो यहाँ पे आपको ये पता चलती है। और दूसरी अहम चीज़ जो एब्जॉर्प्शन में बच्चों आपने नोट करनी है वो ये नोट करनी है कि ये कौन सा पार्ट है, ये वायलेट ब्लू पार्ट है और ये ऑरेंज रेड पार्ट है। यहाँ कौन कौन सी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी है। ओके, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और फिर ऑरेंज ये
वायलेट ब्लू पार्ट में अगर आप गौर करेंगे तो तीनों किस्म की पिगमेंट्स आपको नज़र आ रही है, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल बी बी और कैरोटीनॉइड भी नज़र आती हैं। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि वायलेट ब्लू को ये क्लोरोफिल ए भी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्लोरोफिल बी भी एब्जॉर्ब कर रहा है, कुछ पार्ट ब्लू को ख़ास तौर पे कौन ये कैरोटीनॉइड्स और भी एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन ब्लू लाइट की हम ख़ास तौर पे बात करेंगे, उसको ये कैरोटीनॉइड भी एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि इसकी चीज़ ये जो हमने कॉन्सेप्ट यहाँ से जो नोट करना है उसको हम आगे चलकर एक और जगह पे एक और कॉन्सेप्ट देंगे कि उसमें हमने उसको अप्लाई करना होगा। तो लिहाजा बच्चों ये एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको क्लियर हो। इसी तरह से फिर हमने नोट रखना है कि ये पीक्स जो है नैरो है या ब्रॉड है। कंपैरिजन जब हम करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ तो हमें पता चलेगा कि ये पीक्स नैरो है या फिर ब्रॉड है, ये पीक नैरो है या एब्जॉर्ब है। ये बीच में क्या आ रही है, वैली आ जाती है, वैली ब्रॉड है या नैरो है, डीप है या फिर लेस डीप है। ये भी पॉइंट हमें इसी ग्राफ से क्लियर होते हैं। तो लिहाजा ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में आपको क्लियर हो। इसके बाद हम आते हैं किस तरफ, एक्शन स्पेक्ट्रम की तरफ आते हैं। और एक्शन स्पेक्ट्रम से हमें जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम को डिस्कस कर लेंगे तो फिर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर हम इसमें सिमिलैरिटीज़ भी देखेंगे और इसमें डिफरेंसेस को भी यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। एक्शन स्पेक्ट्रम अब हमने क्या देखना है अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम। अब देखिए स्टूडेंट, एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इसमें plot showing relative effectiveness of different वेवलेंथ्स का क्या मतलब होता है, कलर्स। प्लॉट शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स मीन्स कलर्स ऑफ लाइट in driving फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने के लिए। ये बेसिकली क्या कहलाता है, इस कार्ड, इसको हम एक्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। ये क्या कहलाएगा, इस कॉल्ड एक्शन स्पेक्ट्रम, ये एक्शन स्पेक्ट्रम कहलाएगा। तो प्लॉट शोइंग रिलेटिव इफेक्टिवनेस, कीवर्ड आपको जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ पे देखिए जो कीवर्ड आपको मिलता है दैट इज रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स, यानी जो लाइट की डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं यानी कलर्स हैं, किसके लिए, ड्राइविंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ वेवलेंथ्स किसके लिए, टू ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। इसमें याद रखना स्टूडेंट, सबसे पहले फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम जो था, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, पहला जो इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम था, याद रखना कि इसके लिए साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे जर्मन बायोलॉजिस्ट है, जर्मन बायोलॉजिस्ट, इसका नाम है, क्या नाम है इसका, T.W. एंजलमैन। इन 1883 MCQs में बेटा ये भी पूछा जा सकता है, डोंट निगलेक्ट दीज पॉइंट्स एज वेल। तो T.W. एंजलमैन इन 1883, इसने वर्क जो किया था, इसका वर्क जो था याद रखिएगा किस पे था, दैट वाज ऑन स्पायरोजायरा। स्पायरोजायरा क्या है, ये बेसिकली फिलामेंटस एल्गा है, सिंगुलर एल्जी का क्या होता है, एल्गा। तो ये इस पे इसने काम किया था।
किस तरह से काम किया था इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक्शन स्पेक्ट्रम को ड्रॉ भी करेंगे और ड्रॉ करने के बाद हम उसके मज़ीद फीचर्स की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले देखें कि ये जो इसका वर्क है जो स्पैरो जायरा पे इसने किया था वो किस तरह से किया था। यहाँ पे इसकी हम एक फिलामेंट शो करते हैं, यहीं पे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। फिलामेंट शो करेंगे हम सबसे पहले, ये आपके सामने हम फिलामेंट बना रहे हैं। ये फिलामेंट जो है बेसिकली इसमें इसकी ये सेल आपको शो किए जा रहे हैं, क्योंकि फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर ऑब्वियसली चेन ऑफ सेल्स है, ये चेन ऑफ सेल आपस में लिंक्ड होते हैं, ये चेन ऑफ सेल्स है इस तरह से स्पैरो जायरा के शॉन। और फिर इसमें क्या होता है, रिबन शेप इसका क्लोरोप्लास्ट, इसकी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में इसका ये इसमें रिबन शेप इसका क्लोरोप्लास्ट, ये इसका क्लोरोप्लास्ट, ये आगे आपके पास फिलामेंटस एल्गा आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमने शो करना है क्या चीज़, ये प्रिज्म शो करेंगे। ये आपके यहाँ पे हमने क्या शो किया, व्हाट इज़ दिस प्रिज्म, ये हमारे पास प्रिज्म है। ये क्या है, यहाँ से हमने लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो आपको मालूम है प्रिज्म से जब लाइट गुजरेगी इट विल बी डिस्पर्स इनटू इट्स 7 कलर्स। ये वेवलेंथ के हिसाब से जैसे 400 है यहाँ पे हम शो कर रहे हैं 450, 500, 550, इसी तरह से 600, 650 एंड सो ऑन 700। तो ये लाइट जो कि इस तरह से क्या होगी, इट विल बी डिस्पर्स, इस तरह से ये डिस्पर्स हो जाती है। ये कलर्स के हिसाब से क्या होगा कि आपने बताना होगा। अब जब लाइट यहाँ से डिस्पर्स होगी, ये फिलामेंट है, ये लाइट जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिलामेंट फॉल कर रही है। अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फिलामेंट ये फॉल करेगी तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस में हमने क्या बताना होता है कि आपको पहले बताया गया कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में वायलेट ब्लू पार्ट है, ऑरेंज रेड पार्ट मेनली किससे कंसल्ट है, ये कंसल्ट है आपके क्लोरोफिल्स के साथ। और फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड्स का भी आप रेफरेंस देते हो, इससे हमें पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस मोस्टली कहाँ पे होती है, ब्लू पार्ट में और रेड पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। हमें कैसे पता चलेगा, इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे हमने क्या देखना है कि जब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पार्ट जो है जो कि इसका वायलेट ब्लू पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। ये हम डॉट्स जो शो कर रहे हैं इंडिकेट कर रहे हैं कि यहाँ पर ये क्या है, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होगी, बीच में भी होगी लेकिन उसकी अमाउंट क्या होगी, कम होगी। लेकिन फिर यहाँ पे आप आएंगे, फिर आपको ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगी। रीज़न क्या होती है कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। तो लिहाजा यहाँ पे आप गौर करेंगे, जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसकी हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। तो इस एरिया में आपको क्या मिलेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया से नाम से ही जाहिर है द बैक्टीरिया विच रेस्पायर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस एरिया में आपको ये ज़्यादा मिलेंगे और यही बैक्टीरिया आपको इस एरिया में भी ज़्यादा मिलेंगे। ये दो पीक्स आपको यूँ नज़र आएंगी जो कि शो करती हैं कि इस एरिया में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, एक्शन स्पेक्ट्रम को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हमने अब देखना है कि हाउ टू फाइंड आउट द एक्शन स्पेक्ट्रम, किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम को। इसी से हम आगे चलेंगे साथ साथ। आप देखें, ये मैं आपको यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ कि हाउ टू फाइंड आउट एक्शन स्पेक्ट्रम। हाउ टू फाइंड आउट एक्शन स्पेक्ट्रम, ये हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो इसको याद रखना कि हम क्या करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि एक्शन स्पेक्ट्रम को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमने एक्सपोज करना होता है डिफरेंट लीव्स ऑफ अ प्लांट को, किस में, डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट में। यानी हम क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे किस चीज़ को, डिफरेंट लीव्स को, किसके, डिफरेंट लीव्स ऑफ अ प्लांट। इसको एक्सपोज किधर करेंगे हम, टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट,
to different wavelengths of light. डिफरेंट वेवलेंथ मीन्स अगेन आपको पता हो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब क्या होगा, डिफरेंट कलर्स। फिर उसके बाद हमने क्या करना होगा, नेक्स्ट हम एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट करेंगे किस चीज़ का एस्टिमेट लगाना है हमने, कि रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन, रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुई है ये एक्सपोज करने के बाद डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट में कितनी हमने देखना है कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हुई है। और फिर इसी तरह से हमने ये भी देखना होगा कि और ऑक्सीजन क्या होगी, ये इसकी बताएंगे कि ये रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव क्या होगा, ये प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है किस में, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, या प्रोड्यूस हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं क्या हो रही है, यहाँ से रिलीज हो रही है। तो एस्टिमेट करना रिलेटिव कार्बन डाइऑक्साइड कंजम्पशन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है या रिलीज हो रही है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्शन स्पेक्ट्रम के फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम किस हद तक वर्क कर रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में भी आप बता सकते हो। अब इसमें जो एब्जॉर्प्शन, इसमें एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये किस चीज़ को बेसिकली जाहिर करता है, याद रखना कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम ये कॉरेस्पॉन्ड करता है, कॉरेस्पॉन्ड किसको करता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को वो कैसे, ये भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा आपके सामने कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है किस चीज़ को, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। रीज़न क्या होती है कि जो सेम टू पीक्स जो हम बताते हैं, सेम टू पीक्स, सेम टू पीक्स से मुराद क्या है, सेम टू पीक्स से मुराद वायलेट ब्लू पार्ट और ऑरेंज रेड पार्ट, जैसे हमने ये अभी तक हमने ये शो किया हुआ है, इसमें किस में, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने शो किया है। ये पीक कौन सी है, वायलेट ब्लू पार्ट, और ये पीक कौन सी है, इसकी ऑरेंज रेड पार्ट है। सेम टू पीक्स जो होती है इसकी, और फिर इसी तरह से जो पीक्स सेम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की भी और एक्शन स्पेक्ट्रम की। और इसी तरह से अगर हम इसमें वैली की बात करेंगे तो वैली भी इसमें क्या होगी, सेम होगी, यानी जो जिस वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है, यानी सेम टू पीक्स होंगी। और वैली की बात करेंगे तो वैली भी उसमें आपको सेम नज़र आएगी। तो लिहाजा हम किसके लिए बता रहे हैं कि एक्शन स्पेक्ट्रम और कौन सा है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ये शो करता है। इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल्स बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, ये भी हमें इससे पता चलता है। तो आपको सिमिलैरिटी क्या मिली इसमें, सिमिलैरिटी ये मिलती है कि एक्शन स्पेक्ट्रम कॉरस्पॉन्ड किसको कर रहा है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, यानी सेम टू पीक्स इसमें मिलेंगी आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में भी और एक्शन स्पेक्ट्रम में, और वैली भी उसी तरह से आपको नज़र आएगी। लेकिन यहाँ तक बात कंप्लीट नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मज़ीद शो करेंगे किस चीज़ का, एक्शन स्पेक्ट्रम का, और उससे फिर हमें आइडिया होगा कि इनमें हमें डिफरेंस क्या नज़र आ रहा है। ये देखिए सबसे पहले इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। देखिए ये आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किस चीज़ की, एक्शन स्पेक्ट्रम की। यहाँ पे हम वेवलेंथ ऑफ लाइट शो कर रही है 400, इसी तरह से 450, 500, 550, इसी तरह से 600, 650 और ये 700 तक हम चले जाते हैं। और यहाँ पे इसकी क्या रिलेटिव, इसका हम एक्शन शो कर रहे हैं। तो इस एक्शन में हमें क्या पता चलता है, और से देखिएगा, इसको हम इस तरह से शो करेंगे एक्शन को। ये आपके सामने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ रही है। ये आपके पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई किस इसकी, एक्शन
स्पेक्ट्रम की। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में आप देखिए कॉरिस्पॉन्ड हमने क्या कहा कि एक्शन स्पेक्ट्रम कॉरिस्पॉन्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये पीक देखिए, यहाँ भी पीक है, इस पीक को देखिए, यह भी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों में हमें क्या रहा कि सेम टू पीक्स नज़र आती है। फिर इसमें देखिए आपको यहाँ पे वैली नज़र आ रही है, यहाँ भी वैली नज़र आ रही है। ये तो ठीक है, कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है दोनों। और इसे ये भी पता चलता है कि इस एरिया में भी मेन क्लोरोफिल पिगमेंट है, इस एरिया में मेन क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो इसका पता चलता है कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल है। लेकिन इसके बावजूद हमें इसमें डिफरेंसेस हमें मिलेंगे, और वो डिफरेंसेस हमने यहाँ पर ऑब्जर्व भी करने और उसकी फिर रीज़न भी बतानी है कि उसकी रीज़न क्या है। तो अब हम इनका कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन करने के बाद इसमें जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में और एक्शन स्पेक्ट्रम में, इनको स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, हाईलाइट करना है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड action spectrum. Absorption spectrum and action spectrum are not exactly parallel, are not exactly parallel. ये जो absorption spectrum है, absorption spectrum, और इसी तरह क्या है एक्शन स्पेक्ट्रम, आर नॉट एग्जैक्टली पैरेलल। जैसे हमने कहा था ना कि द पार्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच इज what part of the visible spectrum that is absorbed also effective to carry out the process of photosynthesis। लेकिन यहाँ पर हम क्या बताते हैं कि एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं, नंबर 1 इसमें आप देख सकते हैं किसको, पीक्स को देख सकते हैं। पीक्स का जहाँ तक ताल्लुक है बेटा, तो इसमें देखें कि जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये क्या है इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें ये क्लोरोफिल ए को देख लें, क्लोरोफिल बी को देख लें, इसी तरह से कैरोटीनॉइड्स। ये पीक्स जो है इनकी क्या होती है, नैरो होती है। पीक्स आर नैरो, किस में, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं क्या, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो हमने क्या बताया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, हमने बताया ये जो इसकी पीक्स है ये क्या होती है, नैरोअर होती है, दे आर नैरोअर। और यहाँ पर पीक्स इसकी क्या होगी, पीक्स होगी ये ब्रॉडर होगी। ये क्या होगी यहाँ पे, दे आर ब्रॉडर, ये यहाँ पे ब्रॉडर होगी इसकी पीक्स, किस में, एक्शन स्पेक्ट्रम में। इसी तरह से फिर दूसरी चीज़ के बारे में आपको पता हो, इसकी वैली के बारे में। वैली क्या होती है, ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, वैली। ये सेंट्रल पार्ट क्या है, वैली। पीक्स के बारे में तो हमने बता दिया, ये देख सकते हैं ना, ये क्या है, ये ब्रॉडर, ये देख सकते हैं ब्रॉडर, इधर देख सकते हैं ये क्या है, नैरो। इसी तरह से ये यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, नैरो। किससे हम ले रहे हैं, क्लोरोफिल ए से, क्योंकि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इसमें आपके पास कौन सी, क्लोरोफिल ए होती है, जिसने बाकी जो एक्सेसरी पिगमेंट से एनर्जी लेने के बाद फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना होता है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये ब्रॉडर है पीक्स, और यहाँ पे क्या है, नैरो है पीक्स। और वैली के बारे में आप देख सकते हैं कि वैली जो होती है ये आप गौर करोगे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होगी, ये डीप होगी, इट इज़ डीप। और यहाँ पे ये डीप है, और यहाँ पे आप कह सकते हो ये यहाँ पे क्या है, लेस डीप है। ये क्या है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डीप है, यहाँ पे क्या है, लेस डीप है, या आप इसको कह सकते हो कि ये लेस स्टीपर है, लेस स्टीपर कह सकते हो। तो ये आपको वाज़े तौर पर दोनों में डिफरेंसेस नज़र आते हैं। इसमें एक अहम चीज़ हमने बतानी होती है स्टूडेंट्स कि फोटोसिंथेसिस in most absorbed part
फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट एब्जॉर्ब पार्ट की बात करेंगे। मोस्ट एब्जॉर्ब पार्ट या ये मोस्ट एब्जॉर्ब रेंज कह लें पार्ट रेंज is more than the absorption of light, by chlorophyll। क्या बताया? फोटोसिंथेसिस in most absorbed range or part is more than the absorption of light by chlorophyll। क्या मतलब होता है? इसी तरह से आप देखें कि हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, दूसरा एक और पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिएगा, फिर आपको क्लियर करते हैं। सिमिलरली आप क्या देखते हो? फोटोसिंथेसिस इन रेंज कौन सी बता रहे हैं? 500 to 600 रेंज नैनोमीटर। इस वेवलेंथ में आपको पता है कौन सी लाइट भी आ जाती है। इसमें आपको ये पता हो कि इसमें आल्सो ग्रीन लाइट, इसमें आपको ग्रीन लाइट भी मिलती है। ओके, इसमें शामिल है कि इसमें 500 तो सिमिलरली फोटोसिंथेसिस इन 500 to 600 वेवलेंथ में इज मोर ज़्यादा होती है देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। अब देखिए हमने क्या बताया इसमें, पहले क्या बता रहे? फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एब्जॉर्ब्ड रेंज इज मोर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। यानी मोस्ट एब्जॉर्ब रेंज में आप देखें, ये हमने अभी ग्राफ शो किया था, ये ग्राफ इंडिकेट करता है कि मोस्ट एब्जॉर्ब रेंज में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है एज़ कंपेयर टू किसके मुकाबले में, कि जो लाइट एब्जॉर्ब किया किसने? क्लोरोफिल ने। उसके मुकाबले में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। तो लिहाजा आप इसी तरह से सिमिलरली हमने क्या बताया? फोटोसिंथेसिस ये 500 to 600 रेंज, ये आपके पास ये 500 to 600 रेंज में मिल रही है। यहाँ पे इसको 500 to 600 रेंज ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये 500 to ये आपके पास 600 रेंज ये आपको मिलती है। इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो कि यहाँ पे हमने बताया कि फोटोसिंथेसिस 500 to 600 रेंज में ज़्यादा है, ज़्यादा है देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। इस एरिया में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ग्राफ देखिए नीचे की तरफ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कम है, उसके मुकाबले में यहाँ पे एक्शन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, क्या आप गौर करें कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है। किस जगह पे? ये इस एरिया में 500 to 600 रेंज में। तो इसकी वजह क्या होती है? आपने बताना है कि इसका डिफरेंस जो होता है, ये डिफरेंस किस वजह से है? इसका डिफरेंस किस वजह से, पॉइंट बड़ा अहम है जो नोट करने के लिए, इज ड्यू टू एक्सेसरी पिगमेंट्स। अब एक्सेसरी पिगमेंट्स के बारे में आपको मालूम हो कि यहाँ पे हम रेफरेंस किसका देंगे? यहाँ पे कैरोटीनॉइड्स का रेफरेंस देंगे। ये क्या है? आपके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। ये यहाँ पे ये एक्सेसरी पिगमेंट जो होती हैं, इसमें ख़ास तौर पे कैरोटीनॉइड के बारे में स्टूडेंट्स आपने बताना होगा कि एब्जॉर्ब लाइट इन दो जोन। यानी कैरोटीनॉइड जो है, यहाँ पे कैरोटीनॉइड जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट इन दिस जोन। इस जोन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये वजह होती है इसकी। और फिर क्या करते हैं? और पास करते हैं कुछ लाइट को किसकी तरफ? एब्जॉर्ब जो पास करते हैं कुछ जो एब्जॉर्ब किए लाइट को टू क्लोरोफिल एंड पास सम ऑफ एब्जॉर्ब लाइट टू किसको देंगे? क्लोरोफिल को दे देते हैं। तो लिहाजा क्लोरोफिल क्या है? मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। तो क्लोरोफिल ने क्या काम करना है?
इसने काम करना होगा कि इट विल कन्वर्ट, ये क्या करेगी, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसने इसको लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देना है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है। तो इसमें आपने क्या देखा कि सिमिलरली हमने क्या बताया, पहली क्या बात है इसमें, फोटोसिंथेसिस इन मोस्ट एब्जॉर्ब पार्ट इज मोर देन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, वो आपको ग्राफ खुद रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इसमें हमने मजीद बताया कि फोटोसिंथेसिस 500 to 600 रेंज में, जिसमें ग्रीन लाइट भी आती है, इज मोर देन द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, क्योंकि डेफिनेटली क्लोरोफिल के बारे में हम पहले बता चुके हैं कि येलो ग्रीन पार्ट को ये कम एब्जॉर्ब करती है। तो डिफरेंस किस वजह से है, एक्सेसरी पिगमेंट्स की वजह से। ये भी पॉइंट आपको मालूम हो कि ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट मेन क्या है इसमें, कैरोटीनाइड्स होती हैं। कैरोटीनाइड्स एब्जॉर्ब करती हैं इस जोन में, लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं और पास कर देती हैं कुछ लाइट को, किसकी तरफ, एब्जॉर्ब लाइट को क्लोरोफिल को दे देती है, और क्लोरोफिल क्या करता है, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बच्चों अब आपको कंपैरिजन नज़र आ रहा है किस में, ये एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में वाज़ेह जो डिफरेंस है, और डिफरेंस की रीज़न भी आपको पता चल रही है। वैली के बारे में आपको क्लियर हो जाए कि वैली इसकी ब्रॉड है, इसकी नैरो है, और ये डीप है, और ये क्या है, लेस डीप है। यहाँ पे हमने बताया क्लोरोफिल इस लाइट को यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं कर रही, इस एरिया में कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, कैरोटीनाइड, और कैरोटीनाइड एक्सेसरी पिगमेंट है, वो कुछ अपनी एनर्जी को किसको देता है, क्लोरोफिल को देता है। क्लोरोफिल आपकी क्या है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, वो जब फोटोसिंथेसिस करेगी तो जाहिर बात है उस एरिया में एक्शन यानी इफेक्टिवनेस टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वैली क्या होगी, लेस डीप होगी। तो ये इसकी एक रीज़न आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर इसी तरह से एक और अहम चीज़ हमने देखनी है, एक क्वेश्चन यहाँ पे अक्सर पूछा जाता है, वो हमने उस क्वेश्चन को देखना, हाईलाइट करना है। क्वेश्चन इस तरह से कि इस तरह से हम एक जनरली एक इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसी से हमें क्वेश्चन बनता है कि व्हेन इक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, व्हेन इक्वल इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, equal intensity of light are given equal intensity of light जब दी जाती है तो फिर there is more photosynthesis in red zone then in the blue part, ये कौन सा हमने शो किया है, blue part of the spectrum। तो आपको ये क्वेश्चन देख लें, आपको पता चलता है कि यहाँ पे बड़ी अहम चीज़ है कि when equal intensities of light are given, there is more photosynthesis in red part than in the blue part of the spectrum। तो अब आप देखें, हमने शुरू में लाइट को जब डिस्कस किया तो लाइट के बारे में हमने क्या बताया था कि लाइट के बारे में आपको ये बताया गया था कि ये इंटेंसिटीज़ के हिसाब से इसकी वही रेंज बताई थी 380 से लेकर 750 नैनोमीटर वेवलेंथ है इसकी, और वेव गॉयर बनता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके पास वेव गॉयर बनता है। लो वेवलेंथ कहाँ पर है, इधर है, इधर लो वेवलेंथ है, और इधर क्या है, हाई वेवलेंथ है, ये हाई वेवलेंथ है। तो लिहाजा हमने ये भी बताया था कि एनर्जी किस में ज़्यादा होती है, लो वेवलेंथ में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू हाई वेवलेंथ। तो होना क्या चाहिए यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कहाँ पे होनी चाहिए, रेड में होनी चाहिए या ब्लू में होनी चाहिए। इस वेवलेंथ के हिसाब से तो अगर जाएं तो ये तो ब्लू वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि देयर इज़ मोर फोटोसिंथेसिस इन रेड देन इन ब्लू पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब आपको स्टूडेंट इसकी रीज़न मालूम होनी चाहिए कि ये कैसे पॉसिबल है। हमने इसकी क्या बतानी है, रीज़न बतानी होती है। रीज़न इस तरह से बताएंगे कि कैरोटीनाइड्स जो होते हैं, कैरोटीनाइड जो कि आपने क्या बताया इसके बारे में, ये क्या है, एक्सेसरी पिगमेंट्स है। ये डू नॉट
ट्रांसफ़र, ये ट्रांसफ़र नहीं करते एनर्जी एफिशिएंटली टू क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल्स को क्या करते हैं, एफिशिएंटली एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं करते, एंड दस some part of absorbed blue, some part of absorbed blue light is not going to फोटोसिंथेसिस, किस तरफ नहीं जाएगा, टुवर्ड्स फोटोसिंथेसिस। आप देख सकते हैं कैरोटीनॉइड्स मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है, ये एब्जॉर्ब करती हैं। यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये कैरोटीनॉइड का हमने शो किया, ये ब्लू वॉयलेट की तरफ जाती हैं, ये देख सकते हैं और तो ब्लू पार्ट को भी ये एब्जॉर्ब कर रही है। इसका मतलब यहीं पे हम बता रहे हैं कि कैरोटीनॉइड जिस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करे उसमें ब्लू लाइट भी है। डू नॉट ट्रांसफर एनर्जी एफिशिएंटली टू क्लोरोफिल, ये अपनी एनर्जी को क्लोरोफिल की तरफ ट्रांसफर नहीं करते। एंड दस सम पार्ट ऑफ द एब्जॉर्ब ब्लू लाइट इज नॉट गोइंग टू फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। और फिर उसी तरह से देखिए on the other hand दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, दूसरी तरफ हम वो ग्राफ की उस तरफ जाएंगे, all red light is absorbed by chlorophyll and use efficiently। तो बच्चों ये इसका आपको आंसर मिलेगा कि जब हमने कहा कि when equal intensities of light are given there is more photosynthesis in red than in blue part of the spectrum। लाइट के बारे में हमने बताया कि ये इसकी वेवलेंथ क्या होती है, 380 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, जो कि वेव गायर बनता है। लो वेवलेंथ की एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई वेवलेंथ की एनर्जी कम होती है। होना ये चाहिए कि ब्लू पार्ट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू रेड पार्ट, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, रेड पार्ट पे फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू ब्लू पार्ट। रीज़न क्या बताइए है कि इसमें एक्सेसिव पिगमेंट खासतौर पर कैरोटीनॉइड जो है ये ट्रांसफ़र नहीं करते अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली क्लोरोफिल की तरफ, तो लिहाजा कुछ पार्ट जो होता है एब्जॉर्ब ब्लू लाइट का इज़ नॉट गोइंग टू टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ब्लू लाइट का कुछ पार्ट फोटोसिंथेसिस में हिस्सा नहीं लेता। दूसरी तरफ हमने क्या बताया रेड लाइट के बारे में, ये रेड लाइट जो होती है एब्जॉर्ब करती है, कौन, सारी की सारी रेड लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और उसको यूज़ भी करता है एफिशिएंटली। इस वजह से रेड पार्ट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू पार्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने क्या बताया, क्लोरोफिल बी, ये भी किसको, वायलेट ब्लू पार्ट को एब्जॉर्ब कर रहा है, एक्सेसरी पिगमेंट है। कैरोटीनॉइड्स के बारे में भी आपको बताया गया एब्जॉर्ब कर रहे हैं किस चीज़ को, वायलेट ब्लू पार्ट को, ये भी क्या है, ब्लू को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब इनका काम क्या होता है, ट्रांसफ़र करना है इस एनर्जी को, किसकी, ये जो ब्लू लाइट से इन्होंने एब्जॉर्ब की है, किसको देना, क्लोरोफिल ए जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, उसको उस तरह से उतनी एनर्जी नहीं मिलती। लेकिन अगर हम उस तरह से कंपेयर करें तो हमें आइडिया होगा कि ये जो रेड पार्ट है, यहाँ पे जितनी भी एनर्जी लाइट एनर्जी होती है रेड पार्ट की, इस वेवलेंथ की लाइट को, वो सारी की सारी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, ओनली क्लोरोफिल। तो लिहाजा यही वजह होती है कि रेड पार्ट में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ब्लू पार्ट। इसका जो आंसर बनता है वो ये है। तो स्टूडेंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। तो लिहाजा इसका कंपैरिजन जो आपको बताया गया है, इसको कीनली आपने ऑब्जर्व करना है। इसमें से छोटी छोटी बातें हैं, कीनली ऑब्जर्व करें उनको, देखिए कि किस तरह से एमसीक्यूज़ में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने बताया कि पीक्स का डिफरेंस, हमने बताया वैली का डिफरेंस बताया,
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम जो है सिमिलरिटी के लिहाज से देखे जाए तो दोनों क्या है, इनमें रिलेशनशिप पाया जाता है कि ये जो एब्जॉर्ब होती लाइट वो इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस में, बट लेकिन एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है। उसकी रीज़न भी बताएंगे एग्जैक्टली पैरेलल क्यों नहीं है, उसकी आपको क्लियर होगी बातें कि एग्जैक्टली पैरेलल क्यों नहीं है, इनमें डिफरेंसेस क्या क्या आ रहे हैं, वो सारे डिफरेंसेस हमने यहाँ पे हाईलाइट किए। तो इन पॉइंट्स को आपने कीनली ऑब्जर्व करना है, देखना है और एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आगे लेकर चलेंगे फिर हम। तो अब आगे आपने नेक्स्ट जो है कि इसमें हम मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ जाएंगे। और मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में स्टूडेंट्स आपने क्या देखना होगा कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में ख़ास तौर पर जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमने देखना होगा फोटो सिस्टम्स के बारे में। फोटो सिस्टम्स को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उसका रिएक्शन सेंटर क्या होता है, कौन सी पिगमेंट कहाँ पे होती है, किस तरह से लाइट एनर्जी को कैप्चर करने के बाद ये रिएक्शन सेंटर को देती हैं और उसके बाद फर्दर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे चलता है। तो उसको फिर अब हमने अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से देखना है। अल्लाह हाफिज़।